हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है वो स्वयं अपने मकान में रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स रिलेटेड जो है क्या प्रोविजन है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस में हम जो हाउस है इसकी कैलकुलेशन हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, हाउस और द पार्ट ऑफ हाउस ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर फुल प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन रेजिडेंस। ठीक है, यानी कि जो मकान है या उसका कुछ पार्ट है ओनर के द्वारा पूरे साल जो है खुद के रेजिडेंस में यूज हुआ है, या फिर वो अनऑक्यूपाइड हाउस है, यानी किसी भी रीजन से वो मकान जो है वो खाली रहा है, अनऑक्यूपाइड रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड जो कंडीशन आती है इसमें, हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो मकान है वो कुछ टाइम के लिए तो जो है खुद के रहने में यूज में आता है और कुछ टाइम के लिए उसको लेट आउट कर दिया गया है। इसमें जो थर्ड कंडीशन आती है, मोर देन 2 हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, यानी कि ओनर के पास जो है वो 2 से ज्यादा मकान है और वो स्वयं के रहने में यूज में आते हैं। तो इन 3 डिफरेंट तरीकों से जो है हाउस की वैल्यूएशन करते हैं। तो वीडियो में हम जो है 1 बाय 1 करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और अनऑक्यूपाइड हाउस। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए, वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर हिज ओन रेजिडेंस, यानी कि जहां पर प्रॉपर्टी जो है ओनर के द्वारा ओन रेजिडेंस में यूज आती है और कैन नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ओनर बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा ऑक्यूपाई नहीं की जाती, रीजन क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट रीजन से, यानी कि उसकी जॉब जो है वो किसी दूसरी जगह पे है, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन जो है उसका किसी दूसरी जगह पे है। क्लियर होगी, या तो वो मकान जो है खुद के रहने की यूज में आता है, या उसकी जो जॉब है वो किसी दूसरी जगह पे है, या बिजनेस किसी दूसरी जगह पे है, इस कारण से वो मकान जो है उसके यूज में नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ सच हाउस और द पार्ट ऑफ हाउस शैल बी टेकन टू बी नील, यानी कि ऐसे मकान की या उस मकान के हिस्से की जो वैल्यू है वो नील मानी जाएगी। इफ नो अदर बेनिफिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम देयर, अगर यदि उस मकान से कोई बेनिफिट नहीं लिया है तो ऐसे मकान की जो वैल्यूएशन है वो नील कंसिडर की जाएगी। क्लियर होगी, यानी कि अगर यदि कोई रेजिडेंशियल हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है, तो उसकी वैल्यू जो है वो नील मानी जाएगी। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स है जिसमें जो है हमने इसमें डिस्कस करेंगे, जिसके कारण से जो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो नील मानी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और द पार्ट ऑफ हाउस शुड नॉट बी लेट आउट ड्यूरिंग द होल और द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि उस मकान को जो है उस प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम के लिए या पूरे साल के लिए जो है वो लेट आउट नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू नील नहीं मानी जाएगी। क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट है, इफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट मोर देन 1 फ्लोर फ्लैट यूनिट एंड दीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, द एनुअल वैल्यू ऑफ all such floor flats units shall taken to be nil। क्लियर होगी बात ये, यानी कि अगर यदि एक बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फ्लोर फ्लैट या यूनिट्स हैं और वो सारे के सारे सेल्फ रेजिडेंशियल यूज में आते हैं, तो सभी की वैल्यू जो है वो नील कंसिडर की जाती है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट मोर देन फ्लोर फ्लैट यूनिट एंड ए फ्लोर फ्लैट यूनिट of these is self occupied and other are let out,
द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेंसी ऑफ द हाउस इज अवेलेबल टू ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्लोर फ्लैट यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यदि बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट फ्लोर या यूनिट्स हैं और उसमें से कुछ एक फ्लैट फ्लोर या यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी जो है लेट आउट है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपेंसी वाला बेनिफिट है, मतलब कि जो नील वाला बेनिफिट है, वो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अवेलेबल होगा, सभी फ्लैट्स या यूनिट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट्स ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर यदि उस हाउस का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, देयर आफ्टर सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसके बाद वो सेल्फ ऑक्यूपाइड आता है, इट विल बी टेकन दैट द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द होल ईयर, यानी कि यह माना जाएगा कि वो मकान जो है पूरे साल उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड था। समझ में आ गई। मान लीजिए कि अगर जुलाई में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद वो रहता है ओनर उस मकान में, तो ये माना जाएगा कि वो मकान जो है पूरे साल उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस की होती है, ऐसी कंडीशन में सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशन में जो है वो म्युनिसिपल टैक्स नहीं कटता है। एंड आल्सो हाउस वैकेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट नॉट अराइजेस, यानी कि ऐसी कंडीशन में जो है वैकेंसी अलाउंस का बेनिफिट या अनरियलाइज्ड रेंट का बेनिफिट जो है उसको नहीं मिलता जब हम जो है एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। तो अब आती है डिडक्शन का पार्ट। जो हाउस प्रॉपर्टी में है डिडक्शन दो मिलती हैं, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, व्हेन ए हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड इन सच कंडीशन ओनली डिडक्शन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, यानी कि इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन जो है वो अलाउड होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर अलाउड नहीं होगी। तो जो लोन है वो लोन किस पर्पज के लिए लिया गया है? अगर यदि वो लोन परचेज के लिए, हाउस को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर और रिनोवेशन के लिए लिया जाता है, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो अलाउड होती है। अब इंटरेस्ट की पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ लिमिट है, और वो लिमिट कितनी कितनी है? इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो 30,000 अलाउड होती है। किस कंडीशन में? कि अगर यदि जो लोन है वो 31 मार्च 1999 से पहले लिया है, तो जो है इंटरेस्ट ऑन लोन की जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो 30,000 रहेगी। अगर यदि लोन जो लिया है हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए और वो जो कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 इयर्स में कंप्लीट नहीं होता है, तो भी जो लिमिट है उसमें वो 30,000 रहेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। या फिर जो लोन लिया गया है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए और रिनोवेशन के लिए लिया है, तो भी ये जो है लिमिट जो है वो 30,000 की रहेगी। क्लियर होगी बात। इसके अलावा ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए हो जाती है। 2 लाख रुपए की किस कंडीशन में होगी? अगर यदि लोन जो है 31 मार्च 1999 के बाद लिया है और जो लोन लिया है वो मकान को एक्विजिशन के लिए, परचेज के लिए और नए मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर यदि हम फॉर्मेट में इसका कैलकुलेशन देखते हैं तो कैसे होती है? जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है मकान की, क्योंकि वो लेट आउट तो किया नहीं गया, तो इसलिए उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। उसके बाद इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं करते हैं, तो जो एनुअल वैल्यू है हाउस की वो नील आएगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील रहेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होती है। तो अगर यदि एनुअल वैल्यू नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील रहेगी। तो जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसके ऊपर मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख का बेनिफिट मिलता है, तो वो यहां से लेस हो जाएगा। ऊपर कोई इनकम है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो ये अमाउंट आएगी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी।
और जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसको किसी दूसरे हाउस की इनकम से या फिर किसी दूसरे हेड की इनकम से जो है वो सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट ये, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को और अनऑक्यूपाइड हाउस में जो है कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं। अब एक अमेंडमेंट जो है इस साल के लिए जो है वो की गई है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो अमेंडमेंट क्या है कि जो हाउस की वैल्यू है वो नील कंसिडर की जाती है अगर यदि किसी व्यक्ति के पास 2 मकान है और दोनों के दोनों मकान जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में है। पहले ये वाली कंडीशन जो है वो एक हाउस के लिए थी, अब ये 2 हाउस के लिए है। अगर यदि किसी व्यक्ति के पास 2 हाउस है और दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जो एनुअल वैल्यू है हाउस की वो जो है नील कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा जो मैक्सिमम इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए रहती है इसमें। ठीक है ना, 30,000 वाली भी कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे, लेकिन जो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट की जो उसको डिडक्शन मिलेगी वो 2 लाख रुपए की ही मिलेगी। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर के लिए और लेट आउट है पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर के लिए। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अगर यदि हाउस पार्ट ऑफ द प्रीवियस के लिए एक्चुअल में लेट आउट है या फिर उस हाउस से कोई बेनिफिट ड्रॉ किया है ओनर ने, तो ऐसी कंडीशन में जो है जो नील वाली कंडीशन का जो बेनिफिट है वो उसको नहीं मिलेगा। यानी कि जो अभी हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो कंडीशन देखा है ना, तो वो वाला बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। और जो हाउस की कैलकुलेशन जैसे हम जो रेंटेड हाउस की कैलकुलेशन करते हैं उसी तरीके से उस मकान की जो है वो कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए हम कैसे कंसिडरेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंसिडर की जाएगी, तो पहले तो हम एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है ना, जिस तरीके से हम कंसिडर करते थे उसी तरीके से पूरे साल का जो है हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एक्चुअल रेंट जो है वो देखेंगे। एक्चुअल रेंट कौन सा होगा, एक्चुअल रेंट एक्चुअल में जो रिसीव होगा, ठीक है ना, जो ओनर है उसको, वही हम इसमें कंसिडर करेंगे फॉर द लेट आउट पीरियड। यानी कि जो पीरियड लेट आउट पीरियड जो होगा उसके लिए जितना भी एक्चुअल रेंट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट की और एक्चुअल रेंट की। ठीक है ना, जिस तरीके से हम अभी तक करते आए हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का जो हम कंपैरिजन करेंगे, जो भी उन दोनों में ज्यादा होगा वो जो है उस मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी whose municipal value is ₹4 lakh and fair rent is 4,40,000 rupees and standard rent is 3,20,000 rupees। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होता है उसको हम लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 4,40,000 रुपीज। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो कि 3,20,000 है। तो 320 में और जो 440 में है जो लोअर होता है वो हम लेते हैं। तो इसमें लोअर कौन सा हो गया, 3,20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर। अब जो है प्रॉपर्टी 1 अगस्त से जो है वो लेट आउट की गई है 20,000 पर मंथ से। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये 8 मंथ हो जाते हैं, तो इनको में 8 कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 1,60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्चुअल रेंट। ओके, अब क्या है कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 40,000 है, 50% जिसमें से ओनर ने पेड किया है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लिया था 320, एक्चुअल रेंट है 160, इन दोनों में हायर हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। म्युनिसिपल टैक्स 20,000 हमने लेस कर दिया, एनुअल वैल्यू हाउस की आ गई 3 लाख रुपीज। क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट आता है मोर देन 2 हाउस ऑक्यूपाइड बाय द ओनर। तो इसमें क्या प्रोविजन है देखिए, वेयर ओनर ऑफ द हाउस
occupied more than 2 house for his own residential purpose, यानी कि खुद के रहने के लिए यूज में आते हैं 2 से ज्यादा मकान for the full year, in such case only 2 house which he exercise an option, यानी कि जो वो ऑप्शन चूज करता है shall be deemed to be his own residential purpose and the gross annual value of such house will be nil, यानी कि जोन से मकान वो ऑप्शन में यूज करेगा कि ये मकान मेरे सेल्फ रेजिडेंस में आ रहे थे, तो उन 2 मकानों की वैल्यू जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। एंड रिमेनिंग हाउस इज डीम्ड टू बी लेट आउट एंड कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 1, यानी कि जो बचे हुए मकान हैं उनकी हम कैलकुलेशन उसी तरीके से करेंगे जैसे कि वो किराए पर दिए हुए हों। समझ में आ गई बात ये। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन से मकान वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में माने जाएंगे और कौन से डीम्ड टू बी लेट आउट में माने जाएंगे। तो जिन मकान की वैल्यू ज्यादा होगी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में माने जाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही उसका टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा बनेगी। तो इसके बारे में कोई प्रोविजंस नहीं है इनकम टैक्स में, तो इसलिए जिन मकान की एनुअल वैल्यू ज्यादा मानी जाती है, ज्यादा होगी, वही मकान जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड में माने जाएंगे और बाकी डीम्ड टू बी लेट आउट माने जाएंगे। क्लियर होगी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि जैसे क्या होता है कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील में, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के 4 फ्लोर हैं और चारों के चारों जो है वो सेल्फ में यूज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 4 के 4 फ्लोर्स की वैल्यू जो है वो नील मानी जाती है। ये हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अगर यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 4 हाउस है, ठीक है ना, 4 मकान है, और वो ये कहता है कि चारों के चारों उसके सेल्फ में आते हैं, तो यहां पर जो है चारों की वैल्यू नील कंसिडर नहीं होगी। यहां पर सिर्फ 2 मकान है उनकी वैल्यू नील कंसिडर होगी और बाकी 2 मकान जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट माने जाएंगे। क्लियर कर लो ये बात, ये ठीक है ना, ये समझ में आ गई बात। यानी कि 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड और 2 मकान डीम्ड टू बी लेट आउट माने जाएंगे। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट की, उसके लिए क्या पॉइंट्स है। जो डीम्ड टू बी लेट आउट जो हाउस होते हैं उसमें आपको एक्चुअल रेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पर आपको 3 चीज मिल सकती है, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। इसके बाद वैकेंसी नहीं होगी, वहां पे अनरियलाइज रेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तीनों चीज नहीं होंगे। इसके बाद जो एक्सपेक्टेड रेंट जो आएगा वही उस मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, सारे के सारी कैलकुलेशन होगी इसमें, जो भी हमने लेट आउट हाउस के लिए करना है, और फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड। ठीक है ना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट है वो पूरी की पूरी इसमें डिडक्टेबल होगी। अब एक इलस्ट्रेशन से इसको क्लियर कर लेते हैं हम। अब मिस्टर जेड के पास जो है वो 3 हाउसेज है, तीनों के तीनों सेल्फ रेजिडेंस में यूज में आते हैं। पहला मकान है उसकी वैल्यू जो है 1,80,000 है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है 240। सेकंड हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू 480 और फेयर रेंट 340, और जो थर्ड हाउस है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू 350 एंड फेयर रेंट है 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो देखने से पता लग रहा है इन दोनों की वैल्यू ज्यादा है, तो इन दोनों को तो सेल्फ में मान लिया और फर्स्ट हाउस को डीम्ड टू बी लेट आउट में माना है। ठीक है ना, जो म्युनिसिपल टैक्स है वो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है। इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर के एक्सपेंसेस हैं, ग्राउंड रेंट है, और जो इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर है फॉर रिपेयर, ये बात इसमें देख लेना, रिपेयर के लिए है। ठीक है, जो कि 68,000 है, और वो 34,000 किस किस के लिए, फर्स्ट और सेकंड हाउस के लिए 34 ईच है, यानी कि 34,000 इसके लिए है और 34,000 इसके लिए है। ठीक है, हमने कैलकुलेशन करनी है कि कितनी अमाउंट जो है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। तो फर्स्ट हाउस जो है वो हमने ऑप्ट किया है डीम्ड टू बी लेट आउट के लिए। तो फर्स्ट हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू है 180 और फेयर रेंट है 240, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 240 ही रहेगा। ठीक है ना, और एक्सपेक्टेड रेंट ही इसमें जो है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू मानी जाती है, तो 240 उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी।
म्युनिसिपल टैक्स जो है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू हम इसमें से लेस कर देंगे, 2,22,000 एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब 30% इसमें हम डिडक्शन दे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डीम्ड टू बी लेट आउट हो गया। अगर यदि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो ये वाली नहीं मिलती, ये डीम्ड टू बी लेट आउट हो गया, तो लेट आउट के सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन जो है वो आपका 34,000 आ जाएगा, तो ये हम इसमें टोटल करके लेस कर देंगे, तो 1,21,400 रुपी जो है इसमें इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अब सेकंड हाउस के लिए देखिए, यहाँ पर ग्रोस एनुअल वैल्यू नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनुअल वैल्यू नील, और यहाँ पर जो है वो लोन की मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 मिलेगी, क्योंकि ये चीज मैंने मार्क कर दी थी पहले भी कि जो लोन जो है वो रिपेयर के लिए लिया गया है, तो 30,000 हो जाएगी, ठीक है ना। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 हो जाएगा। तो थर्ड हाउस की वैल्यूएशन नील आ जाएगी, ठीक है। तो जो टोटल इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी से रहेगी 1,21,400 थी, 30,000 का लॉस जो है हमने सेट ऑफ कर दिया, तो 91,400 रुपी जो है उस हाउस की वैल्यू रह जाएगी। आई थिंक ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको क्लियर हो रहे हैं। अब इसके बाद ये पॉइंट आता है एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट का। अगर यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर एरियर ऑफ रेंट मिलता है या फिर अनरियलाइज रेंट रिसीव होता है किसी भी ईयर में, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% वो अलाउड होगी, और बाकी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी डिडक्शन इसमें से नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज एरियर मिला है रेंट का या अनरियलाइज रेंट है, तो इसमें से हम 3,000 लेस कर देंगे, जो 7,000 बच जाएंगे वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेंट करेक्टली, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड रेंट को हमें सबसे पहले करेक्टली जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें आप लोग जो है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और अगर दी स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया हुआ है, तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के जो है आप एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट ध्यान में रखना है कि म्युनिसिपल टैक्स हम डिडक्ट तभी करेंगे जब एक्चुअल में पेमेंट होगा, और वो जो पेमेंट है ओनर के द्वारा होगा, टेनेंट के साथ द्वारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हाउस वेकेंट है तो वैकेंसी अलाउंस देंगे। इसके बाद अनरियलाइज रेंट है, अगर यदि वो कंडीशन ऑफ रूल 4 को सेटिस्फाई करता है तो हमने अनरियलाइज रेंट भी डिडक्ट करना है। जो बैलेंस अमाउंट बच जाती है वो एनुअल वैल्यू आ जाएगी। एनुअल वैल्यू में से हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लेस कर देंगे। इसके बाद जो अनरियलाइज रेंट या एरियर रिसीव्ड होता है उसमें हम 30% जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड करेंगे। तो ये सारे के सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।